आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपना बिज़नेस करने की सोचते हैं, क्योंकि क्या है कि कभी ना कभी आपके दिमाग में आता ही है, हमारे दिमाग में ये आता ही है, क्यों ना कोई मैं अपना काम जो है वो शुरू कर लेता हूँ, कोई बिज़नेस कर लेता हूँ। तो जब आप बिज़नेस करते हैं तो हमेशा एक कन्फ्यूज़न लोगों को बनी रहती है कि ये जो बिज़नेस शुरू करना है, क्या मुझे इसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेनी चाहिए या फिर पार्टनरशिप फ़र्म बना लेनी चाहिए, या फिर मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप फ़र्म बना के जो है बिज़नेस शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, जो सोल प्रोप्राइटरशिप फ़र्म होती है, सबसे सिंपल जो होता है इसका प्रोसेस रहता है, इसको आप इमीडिएट जो है अपना बिज़नेस जो है शुरू कर सकते हैं इसको बनाकर, और इसमें ज़्यादा आपको कंप्लाइंसेस भी नहीं होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप फ़र्म को लेकर, कितना खर्चा इसमें आ सकता है बनाने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा, टैक्स के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, तो सारी ही चीज़ों को जो है डिटेल में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप फ़र्म के बारे में, डिटेल में हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जब मैं बात करता हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप फ़र्म, तो इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो आप इसको सोल प्रोप्राइटरशिप फ़र्म भी बोल देते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोल देते हैं, या फिर प्रोप्राइटरशिप भी बोल देते हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल भी बोल देते हैं, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, कविता हो गई, रवि हो गया। तो इस तरीके से आप एक इंडिविजुअल भी होते हैं, तो जो बिज़नेस आप शुरू करते हैं वो एज एन इंडिविजुअल, तो उस बिज़नेस को आप सोल प्रोप्राइटरशिप फ़र्म, सोल प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटरशिप बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो इसको कई नामों से बोला जाता है, तो आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, उसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस ही होता है। तो देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या? तो देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप एक नॉन रजिस्टर्ड अनइनकॉर्पोरेटेड बिज़नेस होता है। जैसे कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब क्रिएट करने जाते हैं, या फिर एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप फ़र्म करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, तो जब आप कोई भी मोड में जाकर अपना बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। जैसे अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बनाते हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एज़ पर कंपनी एक्ट 2013 अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। इसी तरीके से एलएलपी के अंदर भी आपको जो है अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो आपको हर जगह रजिस्ट्रेशन जो है लेना पड़ता है। जहाँ पर आप जब वो रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो एज ए इंडिविजुअल, और जो आपने वो कंपनी बनाई है, तो आप दोनों जो है सेपरेट पर्सन होते हैं। बट सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जब आप इसको क्रिएट करते हैं तो एज एन इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप आपके बीच में, और जो आपने वो बिज़नेस शुरू किया है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। वो आगे मैं डिटेल में आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि जब आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप फ़र्म बनाकर बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि आपको इसके लिए कोई अलग से टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं लेना पड़ता है, या आप बोल सकते हैं कि आपको इसके लिए अलग से पैन नंबर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बनाते हैं, एलएलपी बनाते हैं, फर्म बनाते हैं और ऐसे बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपको इनके लिए एक सेपरेट पैन नंबर जो है लेना पड़ता है। तो जब आप सेपरेट पैन नंबर इनके लिए ले लेते हैं, तो सपोज़ आपका नाम जो है मिस्टर राम है, तो एज ए मिस्टर राम आपका जो पैन नंबर होगा वो तो होगा ही होगा, उसकी आईटीआर आप फाइल करेंगे। और जो आपने अपने बिजनेस के लिए वो प्राइवेट लिमिटेड बनाई थी, एलएलपी बनाई थी, फर्म बनाई थी, उसके लिए आपको अलग पैन नंबर लेना पड़ेगा। तो आपके पास दो दो पैन नंबर रहेंगे, उस बिज़नेस का अलग पैन नंबर होगा, उसकी आईटीआर अलग जाएगी, और आपका पैन नंबर अलग होगा, आपकी आईटीआर अलग जाएगी। बट जब आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लेते हैं तो प्रोप्राइटरशिप फर्म को जो है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है। तो आप मिस्टर राम है, तो आपने जो बिज़नेस रन किया है वो भी आप मिस्टर राम के नाम से, मीन्स जो मिस्टर राम का पैन नंबर होगा उसी पैन नंबर पे वो बिज़नेस करेंगे, और उसी पैन नंबर पे जो बिज़नेस का प्रॉफिट होगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, आपका ही प्रॉफिट माना जाएगा, और एक कॉमन रिटर्न जो है वो चली जाएगी। आपको सेपरेट अलग से उस पैन नंबर के ऊपर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग पैन नंबर लेना ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहली तो बात ये है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा कंप्लाइंसेस नहीं करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा आपका जो है नहीं आता है एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाने को, और बहुत सिंपल होता है, क्योंकि जो आपके पास ऑलरेडी पैन होता है उसी पैन नंबर पे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये आपको इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि प्रोप्राइटरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसको अलग से पैन नंबर नहीं लेना पड़ता है, उसको अलग से पर्सन नहीं माना जाता है इनकम टैक्स के अंदर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्या डॉक्यूमेंट, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लेते हैं तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ सकता है, या फिर कुछ अदर
आपको जो है लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है। तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट जो होते हैं, तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, सपोज़ आप जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो जीएसटी के लिए कब अप्लाई किया जाता है? जीएसटी के लिए अप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं सेल परचेज़ का और आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख क्रॉस कर जाता है, या आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, प्रोफेशनल हैं और आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा हो जाता है, रिसिप्ट आपकी 20 लाख से ज़्यादा होती है, तो उसके लिए फिर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं, या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो आपका बिज़नेस बहुत बड़ा नहीं है तो आप एमएसएमई सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। या फिर आप शॉप एस्टेब्लिशमेंट ले सकते हैं। शॉप एस्टेब्लिश, जैसे दिल्ली वगैरह में क्या होता है, आप शॉप एस्टेब्लिशमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपको अप्लाई करने पड़ते हैं, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको लेने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। तो सबसे पहले तो जो भी आपने बिज़नेस शुरू करना है उस बिज़नेस का आपको नाम जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था, आप एक मिस्टर राम है, आप सपोज़ करें एक मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं। तो जब आप वो मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहेंगे तो आपको वो मेडिकल स्टोर का नाम जो है राम मेडिकल स्टोर भी नाम उसका रख सकते हैं, राम मेडिकोस भी रख सकते हैं, या आप उसका कुछ नाम नहीं रखना चाहते तो आपका जो राम नाम है उसी नाम से उसको शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसका नाम जो है वो डिसाइड कर लीजिए। जैसे मैंने डिसाइड किया है कि वो राम मेडिकोस हो सकता है या फिर राम मेडिकल स्टोर हो सकता है। उसके बाद आपका पैन नंबर जो है वो रिक्वायर रहेगा, तो आपका पैन नंबर आपके पास होगा ही, आपका जो आधार कार्ड है वो आपका रहेगा और जो आपका एड्रेस प्रूफ है वो रहेगा। केवल यही 3-4 डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों। अगर आप एक जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, ट्रेड लाइसेंस लेना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, एमएसएमई या फिर शॉप एस्टेब्लिशमेंट, इनमें से कोई भी 2 लाइसेंस जो है आपको लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ये लाइसेंस ले लेंगे तो फिर आप बहुत ही आसान तरीके से अपने बिज़नेस को जो है रन कर सकते हैं। तो बहुत ही कम कॉस्ट में ये काम हो जाता है और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी इसमें नहीं लगती है। डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको ऊपर बता दी है। तो देखिए, जब आप इस तरीके के डॉक्यूमेंट ले लेते हैं तो उसके बाद अगर आपको लगता है आप एक जीएसटी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं सपोज़, तो जीएसटी सर्टिफिकेट आप लेंगे, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी लेंगे, तो वहाँ पे देखिए क्या होता है कि आपके 2 तरीके के नाम उसमें आते हैं। एक तो आपका लीगल नाम आता है, तो लीगल नाम तो वो हो जिससे आपका पैन नंबर है, जिससे आपने पैन नंबर लिया था, जैसे मिस्टर राम लिया था। एक उसमें ट्रेड नाम आता है, मीन जो बिज़नेस आप शुरू कर रहे हैं उस बिज़नेस का जो आपने नाम रखा हुआ है। तो जीएसटी सर्टिफिकेट जब भी आप लेते हैं तो उसमें एक आपका नाम आएगा कि आपका नाम क्या है और जो बिज़नेस आपने रन किया है उसका नाम क्या है, तो उसको हम बोल देते हैं ट्रेड नेम। तो इस तरीके से उसका नाम हो जाता है राम मेडिकल स्टोर। तो देखिए, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं और उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट्स आप ले लेते हैं, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बैंक में करंट अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स देकर आप जो है बैंक में जाएंगे और बैंक में जाकर अपना एक करंट बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करा सकते हैं। क्योंकि जब आप बिज़नेस शुरू करेंगे दोस्तों, तो बिज़नेस के लिए आपके पास हमेशा क्या होता है कि करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। करंट बैंक अकाउंट होने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो करंट बैंक अकाउंट आपके पास क्यों होना चाहिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आप क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट में फ़र्क क्या होता है। क्योंकि करंट बैंक अकाउंट में क्या होता है, वो स्पेशली बिजनेस के लिए ही बना होता है, तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट आपको जो है बैंक देता है। हाँ, बट फिर भी अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर काम करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि जीएसटी नंबर लेना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है जब 40 लाख क्रॉस करता है टर्नओवर, या प्रोफेशनल है तो 20 लाख। तो अगर आपका 40 लाख या 20 लाख से टर्नओवर कम है या रिसिप्ट आपकी कम है, तो उस केस में फिर आप सेविंग अकाउंट के अंदर भी बिजनेस अपना कर सकते हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब आपने ये सर्टिफिकेट ले लिए हैं, कोई जीएसटी सर्टिफिकेट ले लिया, ट्रेड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एमएसएमई या शॉप एस्टेब्लिशमेंट, तो इनमें से कोई भी 2 जब आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो उसके बाद आपको बैंक अकाउंट जो है इजीली ओपन हो जाता है और आपको अपना काम जो है बैंक अकाउंट के अंदर ही करना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से आपको बहुत एक छोटा सा प्रोसेस रहता है। इसको रजिस्टर कराने का ज़्यादा कोई इसमें बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आपको नहीं आती है और इसकी कॉस्ट भी दोस्तों ज़्यादा नहीं होती है। इसकी कॉस्ट अगर मैं बात करूं तो आप मान के चलिए 3000 से लेके 5000 के बीच में जो है इसकी कॉस्ट रहती है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के ऊपर भी, और आप किस सिटी में ये करना चाहते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मान के चलिए 3000 से 5000 के बीच में आपकी जो है ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है वो बन जाती है, जिसमें आपको ये जो सर्टिफिकेट मैंने आपको नीचे बताए हैं ये भी आपको मिल जाते हैं, आपका बैंक वगैरह अकाउंट भी ओपन उसके बाद हो जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो नुकसान होता है एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाने का, वो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी।
अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो वहाँ पर ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जितना आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उस कैपिटल तक ही लायबिलिटी आपकी होती है। बट यहाँ पर क्या होता है, सपोज़ आपने कोई लोन लिया था अपने बिज़नेस को शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए का, और आप जो है बिज़नेस में लॉस आपको हो जाता है, आप जो है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान आपको हो जाता है, तो आप वो लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं अपनी बिज़नेस इनकम से। तो उस केस में फिर क्या होता है, जो आपकी पर्सनल एसेट्स होती हैं, जैसे आपका कोई मकान है, आपकी दुकान है, आपका घर है, तो उसको भी जो है बैंक अटैच कर लेता है। तो बट ये वाली दिक्कत जो है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गई या प्राइवेट लिमिटेड हो गई, वहाँ पे आपको ये दिक्कत नहीं होती है। वहाँ पर आपकी जो पर्सनल एसेट्स होती हैं वो अटैच नहीं होती हैं, केवल जो बिज़नेस की एसेट्स होती हैं, जो बिज़नेस की बैलेंस शीट में एसेट्स होती हैं, केवल उनको ही अटैच किया जाता है। तो सबसे बड़ा नुकसान जो होता है यही होता है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का। उसके बाद जो नुकसान होता है लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अब लिमिटेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेड होते हैं टू हिज सेविंग्स एंड बोरोइंग फ्रॉम द रिलेटिव्स। बैंक आल्सो हेजिटेट और डिनाइंग गिविंग द लॉन्ग टर्म लोन और एक्सटेंड द लिमिट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो देखिए, जब एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म आप बिजनेस शुरू करते हैं तो कई बार क्या होता है कि बैंक भी जो है हेजिटेट होता है आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करने में। आप जनरली अपना जो बिजनेस रन करते हैं वो अपने फ्रेंड्स वगैरह से, रिलेटिव वगैरह से पैसा मांग लेते हैं, या आपकी खुद की सेविंग्स होती हैं उसको ही आप जो है इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बैंक आपको लोन नहीं देता है, बट जनरली क्या होता है कि जब आप प्राइवेट लिमिटेड वगैरह बना के अपना काम शुरू करते हैं तो वहाँ पर ईजिली होता है, आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं लोन मिलने के। फर्दर क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्टर आपको नहीं मिलेगा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। जनरली ऐसा नहीं होता कि कोई इन्वेस्टर आपको मिल जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। और जो स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन होते हैं, जब आप एज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाकर अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो स्टार्टअप के अंदर भी आपको रजिस्ट्रेशन जो है करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये होते हैं कुछ नुकसान। इसके अलावा फ़ायदे भी हो सकते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं? इजी होता है फॉर्म करना और क्लोजर करना। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही आसान तरीके से 3 से 5 हज़ार की कॉस्टिंग में आप इसको बना सकते हैं और आसानी से इसको बंद भी करवा सकते हैं। सिमिलरली आपकी कॉन्फिडेंशियल रहती है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपका बिजनेस है, आप ही उसके मालिक हैं, इसमें कोई पार्टनर होता नहीं है, कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है। तो सारी बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल आपके पास ही रहते हैं। उसके बेस पे ही आप जल्दी जल्दी अपने डिसीजन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है उसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो रहते ही हैं। बट फिर भी मैं बोलूँगा, अगर आपका बिज़नेस स्मॉल लेवल पे है या आपकी रिक्वायरमेंट इस तरीके की नहीं है कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी ज़रूरी है, तो आपको बिज़नेस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से ही शुरू करना चाहिए। फिर भी मैंने आपको फ़ायदे और नुकसान दोनों ही बता दिए, आप उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। अब हम फाइनली देख लेते हैं कंप्लाइंसेस पार्ट क्या रहता है। तो देखिए, कंप्लाइंसेस पार्ट में अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो मंथली आपकी जीएसटीआर 1 जाएगी, 3 भी जाएगी। जीएसटी पेमेंट वगैरह आपकी जो होगी, आपको बिल वगैरह प्रॉपरली बुक करने पड़ेंगे। तो आप इसके लिए क्या करें, एक प्रॉपरली एक टैली वगैरह रख लीजिए, या आप किसी कंसल्टेंट को ये काम दे सकते हैं जो कि आपसे चार्जेस ले लेगा मंथ के 5-6 हज़ार रुपये, जो भी आपका डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस क्या है। तो आप प्रॉपर बुक्स ऑफ मेंटेन करके चलिए, प्रॉपर परचेज के जो बिल्स हैं वो अपने टैली में चढ़ाइए, या जो भी सॉफ्टवेयर होता है अकाउंटिंग का, सेल इनवॉइसेस आप प्रॉपरली बैंक को रिकनसाइल करें, डेटर से कितना पैसा लेना है, कितना देना है। तो ये जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे, डेली बेस अकाउंटिंग करेंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से निकल के आ जाएंगी। इसके अलावा क्या होता है, आपको एडवांस टैक्स क्वार्टरली पे करना होता है। अगर वो पे नहीं करते हैं तो 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लग जाता है। उसके अलावा जो है टीडीएस आपने अगर डिडक्ट किया है तो वो मंथली आपको डिडक्ट करना होता है अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती है, और आपकी क्वार्टरली रिटर्न भी जाती है। उसके बाद इनकम टैक्स की रिटर्न आपकी 31 जुलाई की जाएगी अगर ऑडिट का केस नहीं है। वहीं अगर आपका ऑडिट का केस है तो 31 अक्टूबर को जाएगी। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको बताया है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है उसको एक इंडिविजुअल ही माना जाता है। तो जैसे एक मिस्टर राम है, तो मिस्टर राम जैसे आप इंडिविजुअल होते हैं तो हर साल आपको 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करनी होती है। तो वही आपका जो बिज़नेस है उसकी जो भी प्रॉफिट होगा वो भी आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। अगर आपकी उसके अलावा कोई और इनकम होगी तो वही रूल सारे इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होने हैं। तो यहाँ पर जो टैक्स लगता है वो आपका टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। तो डिपेंड करता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं फिर न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं। तो आपको पता ही है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो जो टैक्स आपको लगेगा 2.50 लाख तक कोई टैक्स लगता नहीं है। 2.50 लाख से 5 लाख तक आपको जो है 5% मिल जाता है। जहाँ पर आपको 5 लाख से ज़्यादा की आपकी इनकम नहीं है तो 87A की रिबेट मिल जाती है और आपका टैक्स 0 हो जाता है। 5 to 10 लाख आपका 20% हो जाता है, और अबव 10 लाख आपका जो है वो 30% हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके टैक्स इम्प्लीकेशन सेम वही रहते हैं जो कि एक इंडिविजुअल के रहते हैं। क्या फ़ायदे आपको होंगे, क्या नुकसान होंगे, सारी चीज़ों को देखिए दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न है, आपके माइंड में कोई डाउट है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।